दोस्तों स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। आज की वीडियो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए एसएससी जीडी हो या दूसरे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करें तो बहुत जल्दी आपके सिर पर खड़ा है एग्ज़ाम और आपको बिल्कुल समय नहीं है क्या सोचना है, क्या करना है, नहीं करना, कोई कुछ भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने में। तो आज मैं आपके लिए, जी हाँ, आज मैं आपके लिए इतिहास, आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे और उसको इतिहास को जानने के लिए प्राचीन भारत के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, इस सब्जेक्ट में हम प्राचीन भारत के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सारे के सारे नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे के सारे, क्योंकि लूसेंट में से कितना कुछ पढ़े बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं आपके लिए चुनिंदा इतिहास का पूरा हिस्ट्री का आज पूरा टॉपिक मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि जिससे कि आपको परेशानी ना हो। ये आपके लिए इतिहास होगा, 2 क्लासों में हम इतिहास कंप्लीट करा देंगे। तो एक ये हो जाएगा और एक वीडियो और आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और पूरे जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा मैं। पंकज फौजी नाम से आपका टेलीग्राम का लिंक है, पंकज फौजी ग्रुप। आप जाएंगे टेलीग्राम पे और वहाँ पे सर्च करेंगे पंकज फौजी ग्रुप, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर इसकी मैं एज इट PDF डाल दूंगा और वहाँ से देख सकते हैं। तो 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 ये है, इसमें मैं आपको टोटल फर्स्ट पार्ट के प्राचीन भारत के बारे में बता देंगे और अगले जो पार्ट होगा मुगल और दूसरी तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो उस पर बता देंगे। तो ये सारे के सारे नोट्स मैंने लूसेंट से निकाले हैं और इधर उधर से इंटरनेट के माध्यम से आपको कलेक्ट की है और एक अच्छी सी PDF बना के, अगर मैं चाहता इसको अपने प्लेटफॉर्म पर डाल के, ऐप पर डाल के, कहीं से डाल के आपको पैसे कमा सकता था। लेकिन मेरा मोटो ओनली आपका सक्सेस मंत्र है कि आप सक्सेस होंगे तो कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को आगे बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि जैसे का SSB का मंत्र है सेवा बंधुत्व, उसी को हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएं। तो बिना किसी देरी के, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में सबसे पहले हम क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले ऊपर ही लिखा हुआ है कि यूट्यूब चैनल है हमारा पंकज फौजी स्टडी ग्रुप, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत के बारे में हम पहले जान लेते हैं और इसमें हम मेनली जानेंगे कि भारत को जानने के स्रोत क्या है। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन बच्चे यही कमेंट कर रहे थे कि सर उसमें आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन इतना अच्छे से हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो उसी के बेस पे मैंने एक पूरी वीडियो बना दी है तथ्य के साथ। आपको टाइप करके जो भी होगा मैं PDF भी इसकी अलग से डाल दूंगा। तो देखिए पहले हम सिक्कों के बारे में देख लेते हैं कि किस तरह से जानना है, क्या जानना है। और ये पॉइंट टू पॉइंट है, बिल्कुल भी इधर उधर की बकवास नहीं है, जो आपको जानना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री की नज़र से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र। एक पेन और कॉपी उठा लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बहुत ही अच्छे प्यारे नोट्स हैं, आपको ये नोट्स करना चाहिए। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे, उसके बाद क्या है, देखिए भारत के प्राचीनतम सिक्के जो थे वो पंचमार्क या आहा सिक्के कहलाते थे और अधिकांश चांदी के सिक्के होते थे। जो स्टार्टिंग में पंचमार्क के या आहा सिक्के कहलाए जाते थे चांदी के, और ये अधिकांश चांदी के, स्टार्टिंग में चांदी के सिक्के चलाए जाते थे। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो थे किसने चलाए थे, सर्वप्रथम सोने के तथा लेख वाले जो सिक्के थे वो हिंद यवन, जी हाँ, इंडो ग्रीक ने चलाए थे। तो आपको पता चल गया कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, हिंद यवन या इंडो ग्रीक ने चलाए थे। चलिए पॉइंट आगे बढ़ते हैं। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कनिष्ठ ने। ये पॉइंट बता रहा हूँ आपको सिक्के से रिलेटेड, ये इनमें से एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्ठ ने चलाए थे। और वहीं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए, अगर आप क्वांटिटी वाइज आप देखेंगे तो किसने चलाए थे, आपको चलाए थे गुप्त शासकों ने। जी हाँ, गुप्त शासकों ने चलाए थे और इसके बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले किसने चलाए थे और सबसे ज़्यादा जो सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे देख लिए। और दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने चांदी का टका, इल्तुतमिश ने क्या चलाया था, चांदी का टका और तांबे का जीतल। ये याद रखने वाली बातें हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल चलाया था। ये सारे के सारे ल्यूसेंट से लिए हुए हैं और काफ़ी GK के नोट्स हैं, हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे नोट्स होने वाले हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं कि लोधी काल में बहलोल लोधी ने बहलोल नाम का सिक्का चलाया था। देखिए सिक्कों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि इल्तुतमिश ने क्या चलाया था, कनिष्ठ ने क्या चलाया था, या बहलोल लोधी ने कौन से नामक सिक्के चलाए थे। तो बहलोल लोधी ने बहलोल नामक सिक्के चलाए थे। और शेरशाह, जी हाँ, शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया तांबे का दाम चलाया था। शेरशाह सूरी ने क्या चलाया था, चांदी का रुपया और तांबे का दाम। और शेरशाह सूरी ने ही क्या बनाया था, ग्रांड ट्रंक रोड।
ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था, और इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अकबर ने इलाही सिक्के चलाए थे। अकबर ने कौन से सिक्के चलाए थे? इलाही सिक्के चलाए थे। अकबर ने कौन से सिक्के चलाए थे? इलाही सिक्के चलाए थे। और शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया, तांबे का दाम चलाया था। ठीक है, सिक्कों से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इतने ही आप याद कर लीजिएगा। सिक्कों से रिलेटेड यही है। अगर हम अभिलेखों के बारे में बात करें, देखिए अशोक ने भी अभिलेख लिखे थे और जेम्स प्रिंसेस ने भी उसको पढ़ा था, तो उसी के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा कि देखिए अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, एपिग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्यतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपात्रों पर गुदे मिलते हैं, जो मुख्यतः शिलाओं, ताम्रपात्रों पर गुदे मिलते हैं। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। जो अशोक के लेखों को प्राचीनतम पढ़ा जाने वाला सकने वाला माना गया है। उससे पहले भी ये थे अभिलेख, लेकिन सबसे पहले पढ़ा जाने वाला किसका माना गया था? अशोक का माना गया था। अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीनतम ऐसा कौन सा अभिलेख था या किसके शासक का अभिलेख माना जाता है, तो अशोक के सबसे प्राचीनतम अभिलेख माने जाते हैं। और ये किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था 1837 में। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले अभिलेख अशोक के किसने पढ़े थे, तो ये किसका हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेस इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। और कब पढ़ा था? 1837 में ये पढ़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की तरफ बढ़ेंगे। सुदर्शन झील का जो सुदर्शन झील जूनागढ़ का में उसका अभिलेख में है। सुदर्शन झील का वर्णन कहाँ पर है? जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन है। ये इम्पोर्टेंट है, अभी आपको मिला नहीं होगा, लेकिन आप जाएंगे एग्जाम में और ये देखेंगे और आप नहीं कर पाएंगे तो आपको पछतावा होगा कि हमने बताया था। सुदर्शन झील का कहाँ पर हुआ है? अभिलेखों में, जूनागढ़ अभिलेखों में इसका वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता कब से कब तक चलती है? 2500 से चलती है और 1750 ईसा पूर्व तक है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। एक चीज़ समझ में आई आपको? देखिए ये 2500 है, यहाँ 1700 ईसा पूर्व है। एक है आपकी तरफ 2500 से 1750 ईसा पूर्व, यहाँ पे। अब हम क्या चलते हैं 2000 से और 2020, मतलब हम छोटे से बड़े क्रम में चल रहे हैं और ये बड़े से छोटे क्रम में। मतलब ये जो बात चल रही है ईसा पूर्व की चल रही है। पूर्व से अब ईसा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो पहले ज़्यादा साल थे और घटते चले जा रहे हैं, ईसा की तरफ बढ़ते। तो यही कारण है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये था। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसकी जो खोज थी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होगा। आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि कौन सा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1921 में। और ये सभ्यता किस तरह की है? ये देखिए कांस्य युगीन सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में। कांस्य युगीन जो सभ्यता है, नागरिक सभ्यता है, वो हड़प्पा सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि यह अपने नगर योजना, टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता था। ठीक है, ये टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता था, मतलब ये नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी हड़प्पा सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता थी और ये अपनी टाउन प्लानिंग या नगर योजना के लिए जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट्स मैं दे रहा हूँ हिस्ट्री के। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप जाएं एग्जाम हॉल में तो एक बार ये क्वेश्चन जरूर देख लेना, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको बेनिफिट ये देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जब बात करते हैं तो इस सभ्यता में शासन करने वाले को या तो व्यापारी वर्ग थे या पुरोहित वर्ग के थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी इस टाइम पे क्या होता था, या तो वो व्यापारी थे, यहाँ पर उस टाइम पे क्या काम चलता है, यहाँ पुरोहित थे, मतलब पंडिताई करते थे, या फिर वो व्यापार से रिलेटेड थे। और ये किस तरह का सत्तात्मक था? मतलब मात्र था, पितृ था। तो ये मात्र सत्तात्मक था, मतलब उसमें महिलाओं की जो मूर्तियाँ भी मिली थी और ये मात्र सत्तात्मक उसमें सत्ता थी। मतलब जो माताएं थी, महिलाएं थी, उनकी जो थी आपकी ज़्यादा पूजा होती थी, इतना वहाँ पे रेस्पेक्ट ज़्यादा था। और एक क्वेश्चन आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कृषि मुख्य पेशा था, कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे जो मुख्य पेशा था वो क्या था? तो उस टाइम पे कृषि एक
मुख्य पेशा था, लेकिन व्यापार भी वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 6 कि गेहूं जो कपास की खेती भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता में क्या होती थी? गेहूं जो कपास की खेती भी उस टाइम पे होती थी कहीं ना कहीं। तो ये क्वेश्चन में आप नोट कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि पंकज फौजी ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, पंकज फौजी ग्रुप वहाँ सर्च करके उसकी पीडीएफ में डाल दूंगा वहाँ पे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय का प्रचलन था हड़प्पा सभ्यता में, क्या था? जैसे अब अभी क्या करते हैं, हम किसी भी ठेले पे जाते हैं, दुकान पे जाते थे, हम उसे 10 रुपये दे देते हैं और वो हमें क्या देता है रिटर्न में? केले देता है, जो आपको चाहिए होती वो दे देता है। लेकिन उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। उस टाइम पे वस्तु विनिमय थी, मतलब आप कुछ 1 किलो धान दे दीजिएगा, या जो उस टाइम पे होता था वो अपने कम्युनिकेट करते थे कि 1 किलो धान दे दिया, उनसे हमने 2 रोटी ले ली, या किस तरह से, मतलब वस्तु विनिमय होता था। मैं वस्तु दूंगा तो उससे कोई दूसरी वस्तु अपने पास ले लूँगा, इस तरह से होता था। और इस सभ्यता में मातृ देवी और शिव की पूजा होती थी। जो सब हड़प्पा सभ्यता था इसमें शिव की पूजा होती थी। इसके साथ साथ कुबड़धारी बैल की भी पूजा के साक्ष्य मिले हैं इस सभ्यता में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ, वरना पढ़ने को तो आपको बहुत ज़्यादा है, कितना भी पढ़ते रहिए, काफ़ी बड़ा ये हड़प्पा सभ्यता है। और ये इसके विनाश के कारण क्या थे? देखिए, जो मेनली इसमें बताया जाता है कि बाढ़ का आना, जो इसके काल के विनाश के कारण थे इस सभ्यता के, क्योंकि कोई भी सभ्यता है, कोई भी सिविलाइजेशन है, आती है फिर दूसरी चली जाती है, फिर इस तरह से चलता रहता है, क्रम है ये एक। तो इसके जो थे महामारी और बाढ़, अकाल आदि के आने से ये पूर्णतः नष्ट हो गई। मतलब वायु जल परिवर्तन इस टाइम पे हुआ था, तो जिसकी वजह से ये हड़प्पा सभ्यता आपकी नष्ट हो गई थी। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। चलते हैं किसकी तरफ? अब हम वैदिक काल की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में जो वेद हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वैदिक काल में क्या है? ऋग्वेद की रचना हुई थी वैदिक काल में, पूछ लेता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऋग्वेद की जो रचना हुई थी किस काल में हुई थी? तो वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऋग्वेद, क्योंकि इसमें सूक्तियाँ, गायत्री मंत्र जो हम पढ़ते हैं वो भी इसी में आते हैं। इसी से पूछ लेता है कि मंडल क्या है, कि सूक्ति क्या है, तो उसके बारे में बता रखा है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। ये आ जाता है कि उसमें कितने मंडल हैं और कितनी सूक्तियाँ हैं। तो 128 सूक्तियाँ हैं, 10 मंडल हैं और 128 सूक्तियाँ हैं, जिसमें 2 व 7 सबसे पुराने, 2 व 7 सबसे पुराने हैं, 3 में गायत्री मंत्र लिखा है। इस वाले नोट्स को आप याद कर लेना, इतने वाले नोट को आप याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कितने मंडल थे, तो 10 मंडल थे, 128 सूक्तियाँ थी, जिसमें 2 और 7 सबसे पुराने हैं, और 3 में क्या है? 3 में है आपका गायत्री मंत्र। चलिए आगे देखते हैं वैदिक काल में और क्या है। वैदिक काल में क्या है? ऋग्वेद में देवताओं को खुश करने के मंत्र व यजुर्वेद में कर्मकांड, अर्थवेद में जादू टोना, सामवेद में संगीत की उत्पत्ति होना माना जाता है। कभी कभी क्या पूछ लेता है कि ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में आपका दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है देवताओं को खुश करने का मंत्र, देवताओं को खुश करने का मंत्र है। देवताओं को खुश करने का मंत्र आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको देवताओं को खुश करने का मंत्र मिल जाता है। और दूसरी चले, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है कर्मकांड। ये कई बार पूछता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको रट लेना कि ऋग्वेद में क्या है, कौन से मंत्र मिलते हैं। तो उसमें कर्मकांड के बारे में बताया है। और अर्थवेद में है जादू टोना, जादू टोना है अर्थवेद में। दोस्तों इसको याद कर लेना, मतलब ये मत सोचना कि सर बता कर चले गए, ये आते हैं, कई बार पूछ लेता है। ऋग्वेद में है देवता को खुश करने का मंत्र, यजुर्वेद में है कर्मकांड, अर्थवेद में है जादू टोना, और सामवेद में क्या है? सामवेद में है संगीत। संगीत की उत्पत्ति कहाँ से अगर मानी जाती है तो आपको सामवेद माना जाएगा। सामवेद में संगीत की उत्पत्ति होना माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पैरा बन जाता है, इसको पॉइंट नंबर 3 को रट देना, याद कर लेना। चलिए अब जनपद की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ से ही आपका मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो इसको पढ़ लेते हैं। एक ये भी पॉइंट बन जाता है, जितने भी पॉइंट मैंने बनाए हैं
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इनमें से सबको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। अंगुत्तर निकाय, जी हाँ, अंगुत्तर निकाय एक बुक है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से रिलेटेड बुक है, इसको हम इग्नोर नहीं करते, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई किताब है जिसमें 16 जनपद यहीं से हमारा जो इतिहास है मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी इन्हीं को तोड़ कर। तो 16 जो महाजनपद थे उनका वर्णन किस में है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में किसका वर्णन है? 16 महाजनपदों का वर्णन है अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि मगध राज्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये जो 16 जनपद है ना, जो 16 जनपद की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध। जी हाँ, मगध जो महाजनपद जो था सबसे शक्तिशाली था, जिसने अपने से छोटे छोटे जो जनपद थे ना, जो महाजनपद 16 थे, 16 में से महाजनपद एक जो था वो सबसे बड़ा था और उसने जो छोटे छोटे थे उनको जीत लिया और वहीं से भी मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, मगध साम्राज्य की स्थापना कहाँ से हुई थी? जब उसने 16 महाजनपदों को जीत लिया, उसके बाद मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसी में हम बौद्ध धर्म, देखिए धर्म बहुत है लेकिन बौद्ध धर्म सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद आता है जैन धर्म। इन दो के बारे में काफ़ी बार पूछ लेता है, संस्थापक पूछ लेता है, उनके बचपन का नाम पूछ लेता है, माता पिता से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं आपके गौतम बुद्ध आपके संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध आपके संस्थापक हो गए। उसके बाद आपका गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और ये शाक्य कुल से, जी हाँ, ये शाक्य कुल से संबंधित थे। ये शाक्य कुल से संबंधित थे जिसके लिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। ये शाक्य कुल से संबंधित थे। ठीक है, और इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था 563 BC और कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का कहाँ पर जन्म हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके सामने कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का आपका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनकी जो पिता थे वो यशोधन थे और माता महामाया, शुद्रोधन, सॉरी, इनके पिता थे शुद्रोधन थे और माता महामाया, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। ये आ जाता है कई बार, इनको देख लेना। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था। 29 वर्ष की, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इतना याद कर लेना, रट लेना कि 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया था। और इसको क्या बोला जाता है? इसको महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। इसको घटना को क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण घटना कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति सारनाथ में दिया था इन्होंने, जो ज्ञान, इसकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सारनाथ में इन्होंने दिया था ज्ञान। और यह जो घटना थी उसको क्या बोला जाता है? चक्र परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था, जिसको हम महाविनिष्क्रमण कहा जाता था। उसके बाद जो ज्ञान की इन्होंने दिया था या ज्ञान की प्राप्ति थी सारनाथ में, उसको चक्र, उसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहलाती है, ये वाली घटना। तो ये दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो महाविनिष्क्रमण और एक है धर्म चक्र प्रवर्तन। एक, ये दो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड। एक इनका जन्म का हो जाएगा, एक इनका मृत्यु का भी हो जाएगा। और देखिए, आप बोलेंगे सर आप तो सब कुछ इम्पोर्टेंट, तो आप जब लूसेंट उठा के देखेंगे तो वहाँ पर इतना बड़ा विस्तार में डिटेल में मिलेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ कि बौद्ध संगतियों का बहुत ज़्यादा आपका वर्णन मिलेगा। कई बार पूछ लेता है कि कहाँ पर कैसे क्या हुआ था। तो पहली जब बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी और किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी ऑर्गेनाइज। जो उसकी थे ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, या जिसका अध्यक्षता किसने दी थी? पहली जो संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी और किसने कराई थी? अजातशत्रु ने। उसके बाद दूसरी कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी और कालाशोक ने कराई थी। उसके बाद पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक ने। और कुंडलवन की जो महासंगति थी वो कनिष्ठ ने। और कनिष्ठ जो ये दो, जो लास्ट वाली सभा है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहीं से जो है बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था। पहला क्या हो गया था? पहला हुआ था हीनयान और दूसरा क्या हो गया था? महायान। ये दो भागों में टूट गया था।
यही इसी से। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो गौतम बुद्ध ने संस्थापक थे बौद्ध धर्म के, तो किस ऐसी संगति थी जहाँ से ये दो विभागों में टूट गया था, हीनयान और महायान, तो ये कुंडलवंत था, कनिष्ठ के टाइम पे ये हुआ था। देखिए यहाँ पे दिया भी है, तो ये वाला पॉइंट भी आप याद कर लेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। इसकी PDF में डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है जैन धर्म। मैंने बोला था आपसे कि ये दो धर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। बाकी अगर देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक थे आपके प्रथम तीर्थंकर जो थे, इसमें संस्थापक तीर्थंकर के बारे में बात करें तो ऋषभदेव थे प्रथम, ऋषभदेव थे प्रथम। उसके बाद 23वें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद 23वां पूछ सकता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे, तो इसके 23वें तीर्थकर थे आपके पार्श्वनाथ। जी हाँ, पार्श्वनाथ इसके 23वें तीर्थकर थे। और ये महावीर स्वामी जो थे कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। कौन? महावीर स्वामी। और ये बहुत ज़्यादा महावीर स्वामी को भगवान की कैटेगरी में रखा गया है, और उसी के बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये जैसे ये गौतम बुद्ध जो थे वो किस कुल से थे? वो शाक्य कुल से थे। गौतम बुद्ध किस कुल से थे? शाक्य कुल से थे, और उसी के कारण उनको शाक्य मुनि कहा जाता था। उसी तरह से महावीर स्वामी किस कुल से थे? ये जातिक कुल से थे, संबंध रखते थे। और इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में, और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु हुई थी पावापुरी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवर में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था? उन्होंने छोड़ा था 29 वर्ष की उम्र में। और महावीर स्वामी ने कितनी वर्ष की उम्र में छोड़ दिया था? ये छोड़ दिया था 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म दो संप्रदाय हैं जैन धर्म के भी, जैसे हीनयान और महायान था, ऐसे ही इसके भी दो धर्म हैं। दो संप्रदाय में ये टूट गया था, एक तो होता है श्वेतांबर, एक हो जाता है दिगंबर। ये जैन धर्म दो भागों में टूट गया था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। उसके बाद जैन धर्म में आगे बढ़े तो जैन धर्म का साहित्य क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। जैन धर्म का जो साहित्य है उसको क्या कहते हैं? आगम। आगम, इसको याद कर लेना, जैन धर्म का साहित्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। ज़बरदस्त तरीके से चल रही है क्लास, इसको आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सर्कुलेट कर देंगे, शेयर कर देंगे, जिससे कि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इसके साथ जुड़ सकें, फ़ायदा उठा सकें। तमिल पुस्तिका है, तमिल पुस्तक जीवन चिंतामणि। तमिल पुस्तक जीवन चिंतामणि ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से जुड़ी हुई है। देख लेना, जितने भी पॉइंट मैं इसमें लिख रहा हूँ, लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तमिल पुस्तक जीवन चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। अब आ जाता है मगध साम्राज्य, जो हम बात कर रहे थे ना कि 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, उसमें से मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली था। उसके बाद इसने जो छोटे छोटे महाजनपद थे उनको जीत के, और उसके बाद किसकी? मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ से पहला जो वंश आ जाता है उसका वंश की बात करते हैं, हर्यक वंश। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के कोई और इधर से इधर नहीं पढ़ना है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट नोट्स हैं, और इनको पढ़ के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हर्यक वंश थे, इसके संस्थापक कौन थे? बिंदुसार। बिंबिसार इसके संस्थापक थे। और बिंबिसार का जो पुत्र था उसको क्या बोलते हैं? अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने कौन सी बौद्ध धर्म की महासंगति की थी? वो देख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अजातशत्रु का जो पुत्र था वो क्या था? उदयन। हर्यक वंश, मगध वंश में सबसे पहला जो वंश की हम बात कर रहे हैं हर्यक वंश की। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था कौन? उदयन। उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र, जी हाँ, पाटलिपुत्र नगर बसाया था। ये इंपॉर्टेंट है कि उदयन, पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से और कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है।
मगध साम्राज्य से उतना ही, हर्यक वंश से उतना ही पढ़ना है कि हर्यक वंश की किसने स्थापना की, बिंबिसार ने। बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन था, उदयन। उदयन ने क्या किया था, उदयन ने बचाया था पाटलिपुत्र। उसके बाद आते हैं मौर्य काल में। मौर्य काल का स्टार्ट हो गया है, शुभारंभ हो गया है, और इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली थी। आपको पता होगा कि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन उन्होंने हेल्प किसकी ली थी, सहायता ली थी किसकी, चाणक्य की। और चाणक्य को क्या क्या कहा जाता है, उन्होंने कौन सी किताब लिखी वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो पंकज फौजी स्टडी ग्रुप को, जिससे कि हम आपको लेटेस्ट वैकेंसी या स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सके। चलिए, तो उसके बाद इन्होंने चाणक्य की सहायता ली थी, और चाणक्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि चाणक्य को कौटिल्य भी, इनके जो दूसरे नाम है, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, किसको, चाणक्य को। ठीक है, और इन्होंने क्या, कौन सी पुस्तक लिखी थी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। ठीक है, चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। ये राजनीति पर बेस्ड बुक है। कभी कभी पूछ लेता कि ये अर्थशास्त्र किस पे है, तो ये चाणक्य पे है। अर्थशास्त्र चाणक्य की बुक है और राजनीति पर है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था इनका, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य विजय हो गए थे, और सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलेना, उनका परिणाम स्वरूप विवाह किसके साथ हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का दोनों का युद्ध हुआ था। युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। कौन सी पुत्री थी, हेलेना पुत्री थी, जिनका विवाह किसके साथ हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनका विवाह हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगस्थनीज नामक दूत, कर दिया ये दूत होगा, ये दूत, मेगस्थनीज नामक दूत आया था किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। और इसने बहुत ज़्यादा फेमस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी किसने, मेगस्थनीज ने। और किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट बने, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, किसकी सहायता से की, चाणक्य के साथ की थी। और चाणक्य का क्या क्या नाम था, विष्णुगुप्त था, और इनका चाणक्य विष्णुगुप्त हो जाता है, और इनका कौटिल्य हो जाता है। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी थी, जो कि किस लिए है, जो राजनीति पर बेस्ड है, राजनीति बेस्ड है। चंद्रगुप्त मौर्य का और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ था, उसमें ये हार गए थे, चंद्रगुप्त जीत गए थे। तो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह किसके साथ हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। और मेगस्थनीज जो थे वो आए थे किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आए थे। और इन्होंने क्या लिखा था, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये अभिलेख वाला जो पढ़ाया था वहाँ पे भी हुआ था कि जूनागढ़ में इनका अभिलेख, इसका सुदर्शन झील का वर्णन कहाँ मिलता है, जूनागढ़ अभिलेखों में इसका मिलता है। इसका आगे भी पढ़ेंगे कि इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, वो सब कुछ आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो मौर्य काल में बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं देखना है। ठीक है, मौर्य काल की स्थापना हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका स्थापना कर दिया। उसके बाद कौन आता है, अशोक। उसके बाद आता है बिंबिसार उसके पुत्र थे। और उसके बाद इनके टाइम में एक ही महत्वपूर्ण जो काम हुआ था वो हुआ था, इन्होंने अशोक को कहाँ पर बनाया था, अवंती का गवर्नर बनाया था। बिंदुसार ने अशोक को अवंती का गवर्नर बनाया था। इस चैप्टर से बस उतना ही पढ़ना है कि अशोक को अवंतिका का गवर्नर किसने बनाया, तो बिंदुसार ने बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं। अशोक थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कलिंग युद्ध आपने काफ़ी देखा होगा, अशोक एक सीरियल भी आया था वो भी देखा होगा। कलिंग युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी किसके टाइम की, अशोक के टाइम की। सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, कलिंग युद्ध का होना। कलिंग युद्ध के टाइम पे बहुत ज़्यादा मारकाट मची थी, खून खराबर हुआ था। और उसी से विचलित हो गए उनका मन, युद्ध नीति इन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि युद्ध नीति में बहुत ज़्यादा पारंगत थे ये। तो इन्होंने युद्ध नीति छोड़ दिया और कौन सी नीति अपनाई थी, धम्म नीति अपनाई थी। और किससे अपनाई थी ये धम्म नीति इन्होंने, आप कमेंट्स करके बताएंगे,
सॉरी इन्होंने धम्म नीति अपनाई थी। उसके बाद इन्होंने इसने उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अशोक ने युद्ध नीति कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध नीति छोड़कर धम्म नीति अपनाई थी और उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी अशोक ने। उसके बाद क्या पॉइंट बनता है, अशोक ने ही पहली बार जनता को अभिलेखों द्वारा संबोधित किया था। मैंने अभिलेख वाले में भी बताया था कि इनका यूज आगे होने वाला है, तो वहाँ से जो पॉइंट बताए थे वो भी देख लेना। और इसमें यहाँ पे क्या बनता है कि अशोक ने पहली बार जनता को अभिलेखों द्वारा संबोधित किया था। और सबसे पहले जो अभिलेख थे अशोक के किसने पढ़े थे, पहले बताया था जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे। जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे 1837 में। किसने? जेम्स प्रिंसेस ने। ये याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अशोक के अभिलेखों में उसका नाम देवानाम प्रियदर्शी, मतलब इसका देवानाम प्रियदर्शी का जो मतलब होता है देवताओं का प्रिय राजा। ठीक है, सबसे पहले अभिलेख अशोक के द्वारा संबोधित किया था जनता को, उसके अभिलेखों में इसका नाम था देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय राजा। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको रट लेना है कि अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था तथा इसके पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। इन दोनों को इन्होंने श्रीलंका भेज दिया था। किस लिए? बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। इनकी पुत्री थी संघमित्रा और पुत्र थे महेंद्र। दोनों को इन्होंने श्रीलंका भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इनका अशोक का यहीं तक था। अशोक में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि इन्होंने कलिंग का जो युद्ध था किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था। उसके बाद इन्होंने युद्ध नीति छोड़ दी थी और कौन सी नीति अपनाई थी? धम्म नीति अपनाई थी। उपगुप्त से क्या लिया था इन्होंने? बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्हीं के काल में सबसे पहले अभिलेखों द्वारा जनता को समझाया गया, पढ़ाया गया, बताया गया। और इनका जो अभिलेखों पे नाम था देवानाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं का प्रिय राजा था। और इनके जो पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, इनको भेजा था श्रीलंका बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध अशोक के काल में इतना ही पढ़ना है, बाकी आप नहीं पढ़ेंगे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एग्जाम की। चलते हैं आगे। संगू वंश, यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्पमित्र संगू ने इसकी स्थापना की थी। जो संस्थापक थे इसके संगू वंश के, पुष्पमित्र संगू इसके संस्थापक थे। और पुष्पमित्र संगू ने क्या किया था? पाटलिपुत्र जो इनकी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ ले गए? ये विदिशा ले गए। तो आपको पूछेगा कि संगू वंश में पुष्पमित्र संगू ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ शिफ्ट की? तो पाटलिपुत्र से विदिशा शिफ्ट की। और पतंजलि, अभी आप नाम बहुत सुनते होंगे बाबा रामदेव का, उनकी जो पतंजलि है उसी से को रिलेट कर लेते हैं कि उनकी ये जो पतंजलि है, इस पुस्तिका के लेखक कौन थे? इन्होंने क्या लिखा था? महाभाष्य नामक पुस्तिका लिखी थी। किसने लिखी थी? पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी थी। पुष्पमित्र और के ये क्या थे? पुरोहित भी थे। मतलब पतंजलि जो थे, पतंजलि ने क्या किया था? महाभाष्य नामक क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। और ये कौन थे? पुष्पमित्र संगू के क्या थे? पुरोहित थे। ये इनके पुरोहित भी थे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक दो बुक और अच्छी आने वाली हैं जो आपको याद करनी होगा। और इसी काल में पाणिनि, जी हाँ, पाणिनि ने क्या लिखी थी? अष्टाध्याय। और मनु ने मनु स्मृति की रचना की थी। समझे? पतंजलि ने क्या लिखा था? पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। और मनु ने मनु स्मृति की रचना की थी। और पतंजलि ही पुष्पमित्र संगू के पुरोहित थे। ठीक है, और ये पाटलिपुत्र से विदिशा अपनी राजधानी ले गया था। यहाँ से बस आपको इतना ही पढ़ना है। आगे देते हैं सातवाहन, ये वंश, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद करने होंगे। सातवाहन वंश में इसके जो संस्थापक थे सिमुक थे। सातवाहन जो वंश था उसके संस्थापक कौन थे? सिमुक इसके संस्थापक थे। और इस वंश का सबसे राजा जो शक्तिशाली, जो महान राजा हम मानते हैं या इतिहासों में जिसका वर्णन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी इसके सबसे महान राजा थे। और इसी वंश के एक राजा ने
राजा थे हाल, सातवाहन के ही वंश के एक राजा थे हाल, और जिसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। हाल राजा थे, उन्होंने क्या किया था, गाथा सप्तशती नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये भी देख लेना, इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से बन जाता है। आगे देखते हैं, सातवाहन में के जो राज्य शासक थे, इन्होंने शीशे के सिक्के, अगर आपसे पूछे कि किन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे, तो शीशे के सिक्के जो चलाए थे आपके, किसने चलाए थे, सातवाहन शासकों ने ही शीशे के सिक्के चलाए थे। ये गलत लिखा हुआ है। भारत में विदेशी आगमन का क्रम क्या था। देखिए, भारत में विदेशी क्रम का अगर पूछ लेता है कभी कभी कि क्रम क्या रहा है, तो सबसे पहले कौन आए थे, पहले नंबर पर आए थे आपके हिंद, ठीक है। उसके बाद कौन आया था, शक। उसके बाद कौन आया था, पहलव। उसके बाद कौन आया था, कुषाण। ये आपका क्रम था। पहले नंबर पर आए थे हिंद, दूसरे नंबर पर सिख, फिर आपके तीसरे नंबर पर पहलव, और चौथे नंबर पर आए थे कुषाण। ये था विदेशी आगमन भारत में, ठीक है। इसको याद कर लेना, कभी कभी ये क्रम पूछ लेता है। अब चलते हैं, हमने बात कर ली है मौर्य वंश की, बात हो गई, सतवाहन की हो गई, और पुष्यमित्र शंकु ने भी अपना वंश बसा लिया। उसके बाद आ जाता है गुप्त वंश। अधिकतर जो है बच्चे गुप्त वंश के संस्थापक किसको मानते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को इसको संस्थापक मानते हैं। लेकिन इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक है श्रीगुप्त। जी हाँ, श्रीगुप्त हैं, और उससे अधिक इनको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, श्रीगुप्त थे। और इनका प्रथम जो स्वतंत्र शासक थे, स्वतंत्र शासक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम इनके स्वतंत्र शासक थे। 1919-1920 में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का चलाया था। 1919-20 में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत चलाया था, ठीक है। ये पॉइंट बन जाता है आपका कि 1919-1920 में चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त संवत अपना अलग से चलाया था। और पहला ऐसा राजा था चंद्रगुप्त प्रथम, पहले ऐसे राजा थे जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। महाराजाधिराज की उपाधि किसने ली थी, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ली थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का क्या था, समुद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त का ही पुत्र था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का ही पुत्र था। इसने प्रयाग प्रस्तुति इलाहाबाद अभिलेख लिखवाई थी, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था समुद्रगुप्त था, और इसी ने प्रयाग प्रस्तुति लिखवाई थी इलाहाबाद में। अशोक ने क्या लिखाया था, सांची का स्फूत लिखवाया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसकी एक और उपाधि थी कि इसका जो चित्र था ना, इसका चित्र, इसका बीणा बजाते हुए, इसके जो सिक्के निकले थे, सिक्कों पर इसका बीणा बजाते हुए चित्र था। लेकिन कहा जाता है कि ये इसको बीणा या संगीत का इतना नॉलेज नहीं थी, लेकिन ऐसे ही शौक में इन्होंने इसके चित्र इसके सिक्कों पर था, और इसको ही आ जाता है समुद्रगुप्त को ही क्या बोला जाता है, कविराज कहा जाता है। तो ये सब इसमें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य दोनों इसी को बोला जाता है। इनका जो काल था वो स्वर्णिम काल माना जाता है। इनका जो काल था कैसा माना जाता है, स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि इनके टाइम में साहित्य, संगीत, शिल्पकला आदि में बहुत उन्नति हुई थी, बहुत इन्होंने ख्याति पाई थी। लेकिन अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बिल्कुल ही डाउन हो गई थी। इनकी जो इकोनॉमी थी बिल्कुल डाउन हो गई थी, बिल्कुल भी उसका विस्तार नहीं हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, एक और किया था कि कुतुब मीनार के नज़दीक महरौली में एक इन्होंने लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। विक्रमादित्य ने कुतुब मीनार के पास में महरौली में एक लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। उसके बाद इन्हीं के टाइम में, इन्हीं के शासनकाल में नवरत्न थे, जिसमें से उनके दरबार में रहते थे, जिसमें से हम मेन बता देता हूँ कि बेताल भट्ट, बारहमिहिर, प्रचुरी और घटक परग इसके मुख्य थे। ये चार आपको देख लेना, ये इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट। और अच्छी बात इनकी ये थी कि इनके टाइम में ये महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है दोस्तों कि इन्हीं के काल में फाह्यान, जी हाँ, फाह्यान एक विदेशी गुप्तचर था जो इनके काल में आया था। फाह्यान किसके काल में आया था, विक्रमादित्य के काल में आया था।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुमार गुप्त की तरफ बढ़ते हैं और कुमार गुप्त का पढ़ते हैं। कुमार गुप्त में बस इतना ही पढ़ना है कि कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने खंडित किया था, किसने तोड़ा था? बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था। तो कुमार गुप्त ने बनवाया था क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। स्कंदगुप्त की चलते हैं और स्कंदगुप्त की एकमात्र उपाधि जो हम आपको पढ़नी है, इसने हूणों पर इसकी विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, स्कंदगुप्त की एकमात्र उपाधि जो आपको पढ़नी है कि हूणों पर विजय प्राप्त करने का गौरव किसको प्राप्त है? तो स्कंदगुप्त, इसको ओनली आप मानेंगे, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देख लेते हैं कि गुप्त शासन में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो अभी तक हमने नहीं पढ़े, उसको एक बार डिटेल से देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें रहा है। देख लेते हैं। देखिए, गुप्त काल में जो जातियाँ थी ना, जो जातियाँ थी, टाइपिस्ट ने खूब माशाल्लाह टाइपिंग की है। गुप्त काल में जातियाँ उपजातियों में बदल गई है, चेंज हो गई है, विभाजित हो गई है। और इसी काल में सती प्रथा, जो जाति थी वो उपजाति में चेंज हो गई है। और सती प्रथा के साक्ष्य भी कहाँ मिलते हैं? गुप्त शासन काल में मिलते हैं। और मंदिर का भी साक्ष्य कहाँ मिलता है? गुप्त शासन काल में मिलता है। तो 3 हो गए, जाति उपजाति में बट गई हैं। उसके बाद आपको सती प्रथा कहाँ मिलती है? गुप्त शासन काल में मिलती है। और मंदिर के साक्ष्य भी कहाँ मिलते हैं? यहीं मिलते हैं। उसके बाद कालिदास ने जो बुक लिखी थी उसका क्या नाम था? कुमार संभव था, मेघदूत था, अभिज्ञान शाकुंतलम था। ये 3 बुक किसने लिखी हैं? कालिदास जी ने ये 3 बुक लिखी हैं। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये 3 बुक हैं। इनको रट लेना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो हम बात कर रहे थे विशाखदत्त, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम तथा शुद्रुक ने मृक्षकटिका। ये 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार हर बच्चे से यही बोलता हूँ कि ये 2 बुक तो आप रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और शुद्रुक ने मृक्षकटिका लिखी थी। विशाखदत्त राक्षसों जैसा ही नाम लगता है तो उसी से कोरिलेट कर लेंगे मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और शुद्रुक ने क्या लिखी थी? मृक्षकटिका लिखी थी। और कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम ये बुक लिखी थी। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं वर्धन वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इनका जो संस्थापक था कौन थे? हर्षवर्धन इनके संस्थापक थे। हर्षवर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की थी और इनको लास्ट अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। आपसे पूछे कि अंतिम हिंदू सम्राट किसको माना जाता है, तो हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, जिसने अपनी बहन राजश्री को कन्नौज की शासिका बनाया था। इन्होंने क्या किया था? अपनी बहन राजश्री को कन्नौज का शासक बनाया था। और इन्हीं के काल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे और उन्हीं के सम्मान में कन्नौज सभा का आयोजन किया गया था। अब वाक्य बनता है यहाँ से, जो आपका पॉइंट बनता है कि कन्नौज सभा का किसके टाइम में हुआ था? ये वर्धन काल में हुआ था। और किसने कराया था? हर्षवर्धन ने। ठीक है, हर्षवर्धन ने ये कराया था। और इन्होंने अपनी बहन राजश्री को कन्नौज की शासिका बनाया था। इन्हीं के टाइम में चीन यात्री हुएनसांग आया था। और आपको बताना है फाहियान कहाँ पर आया था? फाहियान नामक जो यात्री था वो किसके शासन काल में आया था, ये भी आपको बताना है। मैंने अभी पीछे वाली जो नोट थे उनमें बताया भी कि फाहियान किसके टाइम में आया था और हुएनसांग किसके में आया था। तो हुएनसांग तो आपका लिखा हुआ है कि आपको हर्षवर्धन के में आया था, और फाहियान किसके में आया था ये आप बताएंगे। चंद्रगुप्त या आपको विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, ये आपको कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए अब देखते हैं भारत पर तुर्की आक्रमण। भारत पर तुर्की जो आक्रमण था, पहला अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। पहला भारत पर अरब आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 712 में सिंध क्षेत्र पर हुआ था। ठीक है, उस समय राजा कौन थे? दाहिर राजा थे। सबसे पहला अरब आक्रमण हुआ था, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में, और उस टाइम पे सिंध क्षेत्र में किया था। और उस टाइम पे राजा कौन थे? दाहिर राजा थे। ठीक है,
भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद गजनबी द्वारा हुआ था 1988 में हुआ था, और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 17 बार। तो पहला अरब जो आक्रमण था किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के 712 में सिंध एरिया में हुआ था। दाहिर उस टाइम पे राजा थे। और पहला तुर्क आक्रमण जो था मोहम्मद गजनवी ने कराया था 1988 में, और 17 बार इन्होंने आपका आक्रमण किया था। उसके बाद इनका जो सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण है, इनका सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था 1025 मतलब 1025 में इनके द्वारा जो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ था सबसे फेमस था। और बोलते हैं कि इन्होंने किया ही क्या है, मंदिर मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट ये फैक्ट बताए जाते हैं हमको कि सोमनाथ मंदिर इन्होंने लूटा था। उसके बाद भी हम इनका इतिहास पढ़ रहे हैं, गजब ही है। चलिए पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था 1025 सोमनाथ मंदिर पे इन्होंने आक्रमण किया था। और मोहम्मद को ही इन्हीं को ही बुसिन और मूर्ति भंजक, ये वाला जो है आपका ये इम्पोर्टेंट है। मूर्ति भंजक किसको बोला जाता है, ये आपसे कई बार पूछ लेता है। तो मूर्ति भंजन किसको बोला जाता है? मोहम्मद गजनबी को बोला जाता है। मोहम्मद गजनबी को बुसिन और मूर्ति भंजन बोला जाता है। इसके साथ कुछ लेखक भी भारत आए थे, फिरदौसी, अलबरूनी। तो फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा लिखा था, और अलबरूनी ने तहकीक हिंद। ठीक है, ये दो किताबें हैं, इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनको भी आप जरूर से ज़रूर देख लेना। फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा, और अलबरूनी ने लिखा था तहकीक हिंद। ठीक है, ये आपका हो गया है। उसके बाद जो गोरी कबीला था ना, गोरी कबीले के जो मुखिया थे, मुखिया गोरी कबीले के जो मुखिया थे ना, मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब किया था आक्रमण? 1175 में किया था मुल्तान पर। ठीक है, गोरी वंश के जो कबीले के जो मुखिया थे मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1175 में किया था, और मुल्तान पर इन्होंने आक्रमण किया था। 1178 में वह गुजरात के राजा भीम सेकंड मलराज से 1191 में तराइन के युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी एक बार देख लेना, पढ़ लेना कि 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात के राजा भीम और मलराज से 1191 में हार गया था, और तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में भी ये पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेना। उसके बाद 1192 प्रथम युद्ध कब हो गया तराइन का? 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। 1192 में तराइन के द्वितीय युग में इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। फिर 1194 में जयचंद्र को भी हराया था दिल्ली पर। उसके बाद इसने कब्जा कर लिया था। यहाँ से सीख हमें मिलती है कि कोई भी अगर हमारे पास संसाधन कम भी है या हमारा ऊंचा नीचा हो भी रहा है या एग्जाम में हम 1-2 बार फेल भी हो रहे हैं, तो हमें अपनी हौसला नहीं हारना है, हमें कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहना है। हमें ये नहीं देखना है कि यार फलाने का हो गया, ढिमकाने का हो गया, मेरिट इतनी जा रही है, नहीं, जो आपके कर्म में वो करते रहिए। 1191 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी हारा था। उसके बाद फिर 1192 मतलब 1 साल के अंदर अंदर इसने ऐसा क्या किया होगा कि तराइन के युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसमें बहुत सारी कमी चौहान साहब की भी रही होंगी, क्योंकि इन्होंने अपने दुश्मन को थोड़ा कमज़ोर समझा होगा, या इनके किसी आस पड़ोस वाले ने भी इनको थोड़ा सा सह दिया होगा मोहम्मद गोरी को। चलिए, ये तो इतिहास में दर्ज हैं, सब आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है? मोहम्मद गोरी के जो सेनापति था, मैं बता रहा था कि मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी के जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। और उसके पश्चात यहाँ से मुस्लिम साम्राज्य का नींव डल गई थी। यहाँ से आपकी नींव कहाँ से डली थी? जब मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था, और यहीं से ही फिर आगे मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। और अब जब नालंदा विश्वविद्यालय के तोड़ने की बात हो रही, तो आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और उपगुप्त से क्या हुआ था? अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट दोनों फैक्ट है, और यहीं से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। और उसके बाद अब आगे क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत। यहाँ से आपका चलेगा इल्तुतमिश चलेगा, आपका
बहलोल लोदी चलेगा और मुगल साम्राज्य यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी तरह के टॉपिक भी आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस पर अपना लाइक, कमेंट्स, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितना आप प्यार इस वीडियो को देंगे, अगर लगेगा मुझे तो जो रिमेनिंग आपकी हिस्ट्री रह गई है उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा बहुत जल्दी। उसके लिए भी एक पार्ट 2 बना दूंगा, एक वीडियो सेकंड बना दूंगा। लेकिन इसी पे नहीं आएगा कुछ, यहाँ आपको मुझे नहीं लगेगा कि बच्चे इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहे नोट, तो आई थिंक सो सोचेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपके लिए मेहनत ऐसे ही करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वीडियो होगी इसी की, उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा।